नमस्कार दोस्तों, आज संसद में एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। ऐसे में इस समय देश के अंदर एक देश एक चुनाव बिल पर जबरदस्त बहस छिड़ा हुआ है। आम जनता के बीच, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। आम जनता भी ये जानना चाहती है कि ये एक देश एक चुनाव बिल है क्या, और इस बिल के लागू होने से देश में क्या बदल जाएंगे। क्या हमारे देश के अंदर जो फेडरल सिस्टम है या हमारे देश का जो एक भौगोलिक ढांचा है, इसके अंदर ये पॉसिबल है कि एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए। और एक ही साथ अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तो इससे आम जनता को कितना फायदा होगा और पॉलिटिकल पार्टी को कितना फायदा होगा। इसके अलावा इस बिल का विपक्षी पार्टी क्यों विरोध कर रही है, खास करके रीजनल पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है, वो इस बिल का क्यों विरोध कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष यानी मोदी सरकार इस बिल को क्यों लागू करना चाहती है। क्या इस बिल के जरिए उनकी पार्टी का कोई राजनीतिक लाभ भी है, और इस बिल को लागू करने के लिए मोदी सरकार को संविधान के किन किन अनुच्छेद में संशोधन करने पड़ सकते हैं। इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर आज हम अपने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला सवाल कि ये एक देश एक चुनाव बिल है क्या। जैसा कि आप जानते होंगे, इस समय देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग समय पर होता है। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और भी एक दो स्टेट है जहां लोकसभा और विधानसभा के लिए वोटिंग एक ही साथ होती है। बाकी जगहों पर लोकसभा का चुनाव किसी और टाइम पे होता है, राज्य के विधानसभा का चुनाव किसी और टाइम पे होता है। अभी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जून में लोकसभा का चुनाव हुआ और अक्टूबर में हरियाणा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, नवंबर में महाराष्ट्र का और झारखंड का चुनाव हुआ, फरवरी महीना में अब दिल्ली का चुनाव होगा, अगले साल फिर बिहार का चुनाव होगा। यानी कि अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों के चुनाव होते रहते हैं। इस बिल के लागू होने के बाद ये सभी चुनाव अलग अलग समय पर नहीं होंगे, बल्कि लोकसभा चुनाव के साथ ही ये सारे चुनाव करा लिए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि मोदी सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, सभी चुनाव को एक साथ कराना क्यों चाहती है, इसके क्या लाभ है आम जनता के लिए और क्या नुकसान है। और फिर हम जानेंगे कि इसके क्या लाभ है राजनीतिक पार्टी के लिए और क्या नुकसान है राजनीतिक पार्टी के लिए। तो आम जनता के लिए जो इस बिल के लाभ बताए जा रहे हैं वो ये है कि अलग अलग समय पर जो राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, इसके कारण अलग अलग समय पर देश के अलग अलग हिस्सों पर आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता लागू होने से जो कॉर्पोरेट घराने हैं, मतलब बिजनेसमैन है या बिजनेस व्यापारी है, ट्रांसपोर्ट है, इन सबों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यानी कि देश की ग्रोथ थोड़ा सा रुक जाती है। अगर एक ही साथ देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही बार करा लिया जाएगा तो आचार संहिता तो एक ही बार लागू होगा। तो देश में जो बीच बीच में जो आचार संहिता लागू होने के कारण जो रुकावट पैदा होती है, ये रुकावट पैदा नहीं होगी और देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, देश के आम जनता को इसका लाभ होगा। इसके जो विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं वो ये कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने से राज्य के जो लोकल मुद्दे हैं, जो आम जनता के बीच जो राज्य की क्षेत्रीय प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दब जाएगी। क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव वो किसी और मुद्दे पर ज्यादातर लड़ा जाता है, राज्य का विधानसभा चुनाव किसी और मुद्दे पर होता है, वहां की क्षेत्रीय जो लोकल समस्या होती है इस पर लड़ा जाता है। अगर एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा तो लोकल मुद्दे दब जाएंगे, केंद्रीय मुद्दे पर चुनाव होगा। वहीं राजनीतिक पार्टियों को फायदा और नुकसान की बात करें तो एक देश एक चुनाव कानून लागू होने से जो केंद्रीय पार्टी है, जैसे में कि बीजेपी या कांग्रेस को भी ले लीजिए, जो सेंटर लेवल की पार्टी है, इसको फायदा हो सकता है, और वहीं जो क्षेत्रीय राज्य स्तर की पार्टी है इसको नुकसान हो सकता है। ऐसा इसलिए कि जब एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा तो वोटर एक ही बार लोकसभा और विधानसभा के लिए वोट करने जाएंगे, और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने से केंद्रीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, तो ज्यादातर वोटर केंद्रीय मुद्दे पर वोट करेंगे। तो इससे जो राज्य स्तर की जो पार्टी है उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वोटर जब वोट करने जाएंगे तो ऐसा कम ही होता है कि एक ही बार में कोई वोटर लोकसभा के लिए किसी और पार्टी को वोट करे और राज्य विधानसभा के लिए किसी और पार्टी को वोट करे। इसको लेकर के IDFC एक रिसर्च का डेटा का सेंटर है कि अगर एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होते हैं तो 77% वोटर एक ही पार्टी को वोट करते हैं, मतलब जिसको वो लोकसभा में वोट करते हैं उसी पार्टी को वो विधानसभा में भी वोट करते हैं। वहीं अगर 6 महीना के अंतराल पर होते, मतलब कि लोकसभा का चुनाव होने के 6 महीना बाद अगर चुनाव होते हैं तो ये डेटा घटकर 61% हो जाता है। यानी कि 77% वोटर ने जो लोकसभा वाली पार्टी को वोट किया था वो घटकर अब 61% पे आ जाता है। 6 महीने के बाद चुनाव होता है तो ये डेटा और ज़्यादा घट जाती है। यानी कि इसका फायदा
केंद्रीय स्तर वाली पार्टी को हो सकता है और राज्य स्तर वाली पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि राज्य स्तर वाली पार्टी लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और केंद्रीय मुद्दे के सामने लोकल मुद्दा दब जाएगा। यही वो कारण है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है इस बिल का विरोध कर रही है। अगला सवाल कि इस बिल को लागू करने के लिए मोदी सरकार को संविधान के किन किन अनुच्छेद में संशोधन करने पड़ सकते हैं। रामनाथ कोविंद कमेटी ने जो सिफारिश की है, इस सिफारिश के मुताबिक इस बिल को लागू करने के लिए मोदी सरकार को अनुच्छेद 82A जोड़ना होगा, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा को एक साथ चुनाव कराने का इसमें प्रावधान होगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 83 में संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। तीसरा, अनुच्छेद 172 में संशोधन करना पड़ेगा, जो राज्य विधानसभा के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। और इस अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए मोदी सरकार को विशेष बहुमत की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आधे राज्यों की सहमति की भी जरूरत पड़ सकती है। विशेष बहुमत कहने का मतलब कि संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ सकती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। और इस समय मोदी सरकार के पास न लोकसभा में विशेष बहुमत है और न ही राज्यसभा में विशेष बहुमत है। इसके साथ ही अनुच्छेद 327 में संशोधन करने पड़ सकते हैं, जो विधानसभा के कार्यकाल से जुड़ा है। और इसमें भी संशोधन करने के लिए मोदी सरकार को विशेष बहुमत की जरूरत पड़ सकती है और साथ ही साथ आधे राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो यानी ये 2 अनुच्छेद है जिसमें संशोधन करने के लिए मोदी सरकार को विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। और मोदी सरकार के पास अभी न लोकसभा में विशेष बहुमत है न राज्यसभा में विशेष बहुमत है। ऐसे में मोदी सरकार चाहते हैं कि इस पर सर्वदलीय की सहमति बने और ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जा सकता है। फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से वापस आने के बाद इस बिल पर संसद में बहस होगी, चर्चा होगी और क्या मोदी सरकार इस बिल को पारित करवा लेते हैं या नहीं, ये तो भविष्य में देखने को मिलेगा। बाकी इस बिल का जो ओवरऑल मोटिव है वो यही है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।